बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी हमने स्टार्ट की है, जिसमें यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी हम पार्ट ए में हाफ कवर कर चुके हैं। उसका जो रिमेनिंग पार्ट है आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री को आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इन डेट्स को सीक्वेंस में किया है ताकि ये इजीली याद हो जाए और कौन सी साइंटिस्ट ने किस ड्रग के इफेक्ट को स्टडी किया था, कब स्टडी किया था और कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन हैं इन साइंटिस्ट के, आज हम ये ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो साइंटिस्ट था जिसने फार्माकोलॉजी के ड्रग्स के इफेक्ट को स्टडी किया था वो हमारे पास थे फ्रैंकोइस मैगेंडी। फ्रैंकोइस मैगेंडी ने नक्स वोमिका एक प्लांट है, इस पे स्टडी की थी और 1809 में इसको पेरिस एकेडमी में अपने वर्क को प्रेजेंट किया था। दूसरा जो साइंटिस्ट है इसने 1842 में क्लाड बर्नार्ड ने एरो पॉइजन क्यूरर प्लांट की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट हमारे पास है 1847 में रोडोल्फ बुकीम का नामी जो एक साइंटिस्ट था, इसने अपने घर के बेसमेंट में एक लैब बनाया था और उसमें ये एक्सपेरिमेंट्स करता था। 1866 में रोडोल्फ बुकीम का जो स्टूडेंट था ऑसवाल्ड श्मीडबर्ग, इसने क्लोरोफॉर्म इन ब्लड में क्लोरोफॉर्म की जो है क्लोरोफॉर्म पे रिसर्च किया था ब्लड में, ये इसका थीसिस था। नेक्स्ट हमारे पास है 1869 में श्मीडबर्ग ने मस्क्यूरिन जो एक कंपाउंड है जो कि मशरूम में पाया जाता है, तो इसकी डिस्कवरी की थी। 1872 में श्मीडबर्ग था ये स्ट्रेसबर्ग यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना था। नेक्स्ट हमारे पास है 1878 में श्मीडबर्ग ने एक फार्माकोलॉजी के बारे में एक बुक पब्लिश किया था, एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक था, इसको पब्लिश किया था। 1885 में यूरिथेन को डिस्कवर किया था कि ये एज हिप्नोटिक काम करता है, जो है स्लीप को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन जेकब एबल जो एक साइंटिस्ट था। 1890 में फर्स्ट चेयर इन फार्माकोलॉजी इन मिशिगन यूनिवर्सिटी के जो फार्माकोलॉजी के लिए अलग डिपार्टमेंट बना गया था या उसको जो लीडरशिप मिली थी वो एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन 1890 में जॉन जेकब एबल के दौर में फार्माकोलॉजी को एक अलग डिपार्टमेंट मिला था। 1893 में जॉन ने हॉपकिन यूनिवर्सिटी एट बेल्टीमोर इसको ज्वाइन किया था। 1897 टू 1898 जॉन जेकब ने एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन को आइसोलेट किया था। 1906 में जो कि रेडहांट ये जॉन जेकब का स्टूडेंट था, इसने एड्रिनल ग्लैंड से एसिटाइलकोलाइन को एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट किया था। 1919 में जेकब ने हिस्टामिन को पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है और हार्मोन्स की रेगुलेशन करता है, तो इसको आइसोलेट किया था। जो हमारे पास लास्ट है 1926 में जेकब ने प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन की प्रिपरेशन की थी। ये हमारे पास एक शॉर्ट सा ओवरव्यू है हिस्ट्री का, फार्माकोलॉजी ऑफ हिस्ट्री का। इसको आज अभी हम डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। Originating in 19th century, the discipline makes drug development possible. कि 19th century में फार्माकोलॉजी ओरिजिनेट हुई थी और द डिसिप्लिन इसकी जो स्पेसिफिक फील्ड बनी, तो इससे ड्रग डेवलपमेंट पॉसिबल हुई। फार्माकोलॉजी इज वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। कि फार्माकोलॉजी जो है ये ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस के लिए एक फंडामेंटल एंड बेसिक एलिमेंट है। द बर्थ डेट ऑफ फार्माकोलॉजी इज नॉट एज क्लियर कट। जो एग्जैक्ट डेट है फार्माकोलॉजी के बर्थ का वो वेल नाउन नहीं है, हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी में फार्माकोलॉजी ओरिजिनेट हुई और तब से ड्रग डेवलपमेंट एंड ड्रग डिस्कवरी पॉसिबल हुई। In the early 19th century, physiologists performed many
फार्माकोलॉजिकल स्टडीज के 19th सेंचुरी में बहुत सारे फिजियोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जो ड्रग्स थे उसके इफेक्ट को स्टडी किया और इस तरीके से ड्रग की डिस्कवरी और ड्रग डेवलपमेंट पॉसिबल हुई। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट था और उसने ड्रग के इफेक्ट को, उसके ड्रग के एक्शंस को स्टडी किया था, वो हमारे पास है फ्रैंकोइस मैगेंडी। फ्रैंकोइस मैगेंडी स्टडीड द एक्शन ऑफ नक्स वोमिका, a strychnine containing plant drug on dogs and showed that the spinal cord was the site of convulsion action. His work was presented to the Paris Academy in 1809. फ्रैंकोइस मैगेंडी ने एक नक्स वोमिका, एक प्लांट है जो कि स्ट्राइक्निन, उसमें एक कंपाउंड पाया जाता है, और उसने ये जो नक्स वोमिका प्लांट की जो ये एक्सपेरिमेंट है ये डॉग्स पे की और उससे शो हुआ कि इस ड्रग का जो कि साइट ऑफ एक्शन है वो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें ये ग्लाइसिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको ब्लॉक कर देता है, और हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये हमारे पास डिक्रीज करता है, एक जो इम्पल्सिस होती है उसको डिक्रीज करता है, लेकिन स्ट्राइक्निन इस ग्लाइसिन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है और इस तरीके से हमारे पास कन्वुल्सन इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। इस इफेक्ट में हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती है और सीजर एंड फिट्स आते हैं, जो झटके होते हैं, जो नर्व इम्पल्सिस होती है वो इंक्रीज कर जाते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए वो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से ये कन्वुल्सन एक्शन जो है ये प्रोड्यूस होता है। तो इसने अपना ये वर्क जो है इसको पेरिस एकेडमी में 1809 में प्रेजेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट से ये शो हुआ कि नक्स वोमिका जो प्लांट है इसको हम मेडिसिन में यूज नहीं कर सकते इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से। बहरहाल हम जो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उसमें स्टमक अपसेट के लिए यूज होता है बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में, और जो पेस्टिसाइड्स होती है, जो कीड़ा मार दवाइयाँ होती है, उसमें हम नक्स वोमिका जो प्लांट है उसको यूज करते हैं कीड़ों को मारने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जो साइंटिस्ट है इन 1842 क्लाड बर्नार्ड डिस्कवर्ड दैट द एरो पॉइजन क्यूरर एक्ट्स एट ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू इंटरप्ट द स्टिमुलेशन ऑफ मसल बाय नर्व इम्पल्सिस। क्लाड बर्नार्ड ने जो डिस्कवरी की थी एरो पॉइजन क्यूरर, हमारे पास एक प्लांट है और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था एक एनिमल पे, जिसका एक्ट ये था कि न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन था उसके दरमियान जो नर्व इम्पल्सिस थे वो इंटरप्ट हो गए और फिर वो मूव नहीं कर पा रहा था। तो इससे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है उसके दरमियान जो नर्व इम्पल्सिस होती है वो इंटरप्ट हो जाती है, उसके स्टिमुलेशन को ब्लॉक कर देते हैं। Pharmacology was held to have emerged as a separate science in 1847. Pharmacology जो एक separate science बनी थी वो 1847 में बनी थी, when Rudolf Buckim was appointed professor of pharmacology at the University of Dorpat in Estonia, then a part of Russia. ये रुडोल्फ बुकिम ने जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी उस कॉन्ट्रीब्यूशंस के बेस पे फार्माकोलॉजी एक सेपरेट साइंस बनी थी, और रुडोल्फ बुकिम हमारे पास जब डॉर्पट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कायम हुआ तो उस टाइम ये फार्माकोलॉजी एक अलग सेपरेट साइंस इमर्ज हुई थी। ये डॉर्पट हमारे पास पहले यूनाइटेड स्टेट के पास थी एस्टोनिया में, और अब ये रशिया का पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेकिंग आउटसाइड फाइंडिंग बुकिम बिल्ट ए लेबोरेटरी एट हिज ओन एक्सपेंसेस इन द बेसमेंट ऑफ हिज होम, कि गवर्नमेंट ने इसको कोई भी सपोर्ट नहीं किया था, इसने खुद अपने एक्सपेंसेस से अपने घर के बेसमेंट में एक लेबोरेटरी बनाई थी और इसमें ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते थे। Although Buckim is credited with turning the purely descriptive and empirical study of medicine into experimental sciences. बुकीम का जो हमारे पास जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उसने मेडिसिन की जो स्टडी है उसको एक सिंपल डिस्क्राइबिंग से उसने एक्सपेरिमेंटल एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच में उसको ट्रांसफॉर्म किया। और रुडोल्फ बुकीम का मेन कंट्रीब्यूशन यही था कि उसने मेडिसिन की स्टडी को जो है मोर
साइंटिफिक डिसिप्लिन में एंड मोर एक्सपेरिमेंटल डिसिप्लिन वे में ट्रांसफॉर्म किया और इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ड्रग के इफेक्ट को स्टडी करता था ट्रायल्स एंड एरर बेसिस पे। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि हिज रिपुटेशन इज ओवरशैडोड बाय दैट ऑफ हिज स्टूडेंट ऑसवाल्ड शिमिडीबर्ग। ऑसवाल्ड शिमिडीबर्ग ने इसके काम को आगे बढ़ाया और उसने मजीद शोहरत पाई। नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑसवाल्ड शिमिडीबर्ग 1838, उसका डेट ऑफ बर्थ है 1921, उसका डेट ऑफ डेथ है। Oswald Schmiedberg is generally recognized as the founder of modern pharmacology. मॉडर्न फार्माकोलॉजी का जो फादर है, जो फाउंडर है, वो ऑसवाल्ड शिमिडीबर्ग को माना जाता है। शिमिडीबर्ग obtained his medical doctorate, उसको जो डिग्री मिली in 1866 विद ए थीसिस, उसने जो रिसर्च वर्क किया था ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द ब्लड, उसने ब्लड में क्लोरोफॉर्म की मेजरमेंट की थी। क्लोरोफॉर्म हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है जो कि 19th सेंचुरी में एज ए जनरल एनेस्थीसिया यूज होता था। In 1872, he became a professor of pharmacology at the University of Strasbourg. शिमिडीबर्ग जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेसबर्ग में वो प्रोफेसर बने फार्माकोलॉजी के। Receiving generous government support in the form of magnificent Institute of Pharmacology, के गवर्नमेंट ने उसको बहुत सपोर्ट किया और एक अलग इंस्टीट्यूशन फार्माकोलॉजी के लिए उसको प्रोवाइड की। नेक्स्ट हमारे पास है ही स्टडीड द फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरल हाइड्रेट। शिमिडीबर्ग ने क्लोरोफॉर्म और क्लोरल हाइड्रेट पे उस पे स्टडी की। ये दोनों हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स है। क्लोरोफॉर्म जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज होता है और क्लोरल हाइड्रेट हमारे पास हिप्नोटिक है जो कि स्लीप को इंड्यूस करता है। In 1869, Schmiedberg showed that muscarine evoked the same effect on the heart at electrical stimulation of vagus nerve, कि इसने मस्करीन जो एक कंपाउंड है जो कि मशरूम से हम इसको लेते हैं, इसका सेम इफेक्ट जो है ये इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है हार्ट पे। जिस तरह के वेगस नर्व क्या करता है, वो एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और इस तरीके से हमारी जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। और इसी तरीके से मस्करीन जो वो भी हार्ट में मस्करीन जो रिसेप्टर्स है एसिटाइलकोलाइन मस्करीन रिसेप्टर्स पे ये वर्क करता है और इस तरीके से हमारा जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो वेगस नर्व की तरह ही इसका सेम इफेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है इन 1872 ही पब्लिश्ड ए क्लासिक टेक्स्ट आउटलाइन ऑफ फार्माकोलॉजी। शिमिडीबर्ग ने 1878 में एक क्लासिकल बुक जो है वो फार्माकोलॉजी के बारे में वो पब्लिश किया था। 1885 में ही इंट्रोड्यूस्ड यूरिथेन एज ए हिप्नोटिक। यूरिथेन हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि इसने ये डिस्कवर किया था कि ये एज ए हिप्नोटिक काम करता है, स्लीप को इंड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इन यूनाइटेड स्टेट द फर्स्ट चेयर इन फार्माकोलॉजी वाज एस्टेब्लिश्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन इन 1890 अंडर द जॉन जैकब एबल, के फर्स्ट चेयर ऑफ फार्माकोलॉजी जो फार्माकोलॉजी को एक अलग डिपार्टमेंट मिला था, जो लीडरशिप मिली थी, वो जो इस्टेब्लिश हुई थी वो मिशिगन यूनिवर्सिटी में 1890 में हुई थी, जॉन जैकब एबल के दौर में हुई थी। और ये एक अमेरिकन है, इसको हम श्मीडीबर्ग का स्टूडेंट कह सकते हैं क्योंकि ये उसके साथ ट्रेंड हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास है इन 1893 एबल जॉइंट जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी इन बेल्टीमोर। एबल ने जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था बेल्टीमोर में। बेल्टीमोर हमारे पास एक जगह का नाम है और इधर ये यूनिवर्सिटी है, इसने ये ज्वाइन की थी। हिज मेजर accomplishments include the isolation of epinephrine from adrenal gland extracts। 1897 से 1898 में जो जॉन था उसने एड्रिनल ग्लैंड से एपिनेफ्रिन को आइसोलेट किया था, ये इसकी डिस्कवरी है।
आइसोलेशन ऑफ, और दूसरा इसने हिस्टामिन को पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हिस्टामिन हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उनको उसको रेगुलेट करता है। इसको भी जॉन एबल ने डिस्कवर किया था हिस्टामिन को। एंड प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन, और जो हमारे पास इंसुलिन है इसकी प्रिपरेशन भी 1926 में जॉन एबल ने की थी। नेक्स्ट है इसका जो स्टूडेंट था रेडहन, इसने एसिटाइलकोलाइन को एड्रिनल ग्लैंड से एक्सट्रैक्ट किया था, आइसोलेट किया था इन 1906। और आजकल के दौर में टुडे देयर इज ए फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट इन एवरी कॉलेज ऑफ मेडिसिन और फार्मेसी। हर एक जो कॉलेज होती है मेडिसिन का, जो फार्मेसी होती है, उसमें फार्माकोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस ऑफ मेडिकेशन, के मेडिकेशन का पर्पस क्या है, हम मेडिकेशन किस लिए देते हैं या हम किस लिए यूज करते हैं, एम क्या है मेडिकेशन का। मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस: डायग्नोस्टिक पर्पस, टू आइडेंटिफाई एनी डिजीज, किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज करते हैं तो वो डायग्नोस्टिक पर्पस है और उस ड्रग्स को हम डायग्नोस्टिक ड्रग्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास गेडोलिनियम है या जो आयोडीन है, बेरियम है, हम एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन में विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। जो हमारे जीआई ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो तो उसको विजुअलाइज करने के लिए हम बेरियम या आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं ये वो ड्रग्स हैं। प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस हमारे पास वो ड्रग्स होती है जो किसी भी डिजीज की अकरेंस को प्रिवेंट करते हैं। तो प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज, फॉर एग्जांपल हेपरिन हमारे पास एंटीकोगुलेंट है टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस हमारे पास जो कोगुलेशन हो जाती है वेन्स में और ब्लड के फ्लो को फिर वो जो है डिस्टर्ब करती है, तो वो थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करती है। ये हेपरिन हमारे पास एंटीकोगुलेंट है। एंड एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स हमारे पास वो ड्रग्स है जो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट लेते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थेराप्यूटिक पर्पसेस, वो ड्रग्स जो हम किसी डिजीज की क्योरमेंट या उस डिजीज के रिलेटेड जो सिम्टम्स है उसको डिक्रीज करने के लिए हम लेते हैं, या जो हमारे जो नॉर्मल फंक्शन है और उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम जो ड्रग्स लेते हैं, या और मेंटेन नॉर्मल फंक्शन, जो हमारे नॉर्मल फंक्शन उसको मेंटेन रखने के लिए जो ड्रग्स हम यूज करते हैं, तो ये हमारे पास थेराप्यूटिक पर्पस है। नेक्स्ट हमारे पास है एसेंशियल फॉर मेडिकेशन ऑर्डर। जब कोई मेडिकेशन ऑर्डर होता है, जब हम उसको फॉलो करते हैं तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है। द ड्रग ऑर्डर रिटन बाय द फिजिशियन, जो ड्रग ऑर्डर एक डॉक्टर ने लिखा है, हैज 7 एसेंशियल पार्ट्स। उसके 7 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम मेडिकेशन करेंगे एक पेशेंट की। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम 7 एसेंशियल पार्ट्स को हम फॉलो करते हैं। द नर्स शुड नो हाउ टू रीड ए ड्रग ऑर्डर, के नर्स को ये आना चाहिए कि किस तरह से ड्रग के ऑर्डर को हम रीड करेंगे। इट शुड हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, फॉलोइंग कंपोनेंट्स को हम फॉलो करते हैं। ये मस्ट है कि हम पेशेंट्स के जो पेशेंट है उसका फुल नेम हम देखें, क्योंकि कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं कि उसके नेम सेम होते हैं, तो उसमें हम मिस्टेक नहीं करेंगे। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम हम मस्ट देखेंगे कि कौन से डेट पे जो न्यू ड्रग्स, जो न्यू मेडिकेशन है, जो ड्रग डॉक्टर ने लिखे हैं तो वो कौन से डेट के है। टाइम हमने जरूर देखना है। ड्रग नेम, कौन सा ड्रग किस पेशेंट को देना है। डोसेज के उसका जो टेबलेट फॉर्म है या सिरप है या आईवी है, तो ये हम देखेंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब आईवी है या आईएम है या ओरली देंगे। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन के हम उसको दिन में ओडी देंगे 1 दफा देंगे या बीडी देंगे 2 दफा देंगे या टीडीएस है। सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन, ये भी मस्ट है कि जो जिस डॉक्टर ने वो ऑर्डर प्रिस्क्राइब किया है तो उस फिजिशियन का सिग्नेचर हम मस्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। हम जो मेडिकेशन ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो उसके मुख्तलिफ टाइप्स है हमारे पास। स्टेट ऑर्डर,
कुछ जो है डॉक्टर लिखते हैं कि वो इमीडिएटली देन है, जैसे ही वो डॉक्टर लिखे तो उसको हम इमीडिएटली देंगे। तो ये हमारे पास स्टेट ऑर्डर है। स्टेट ऑर्डर को हम नीडेड इमीडिएटली, जब हम एक पेशेंट को फौरन जरूरत होती है तो उसको हम स्टेट ऑर्डर बोलेंगे। सिंगल ऑर्डर मतलब उसको हम गिवन ओनली वन, सिर्फ जिस टाइम लिखा सिर्फ उस टाइम हम उसको वो मेडिकेशन करवाएंगे और उसको रिपीट नहीं करेंगे। पीआरएन ऑर्डर, पीआरएन मतलब एसओएस, जब जरूरत होती है। गिवन एज नीडेड, जब जरूरत होती है तब हम वो पेशेंट को देंगे। रूटीन ऑर्डर, जिस तरह के नेम से जाहिर है कि जो हम रूटीन बेस पे देंगे 2 आवर्स में या 3 आवर्स में, बीइंग रिटन एंड कैरिड आउट ऑन शेड्यूल, के हम उस रूटीन के बेस पे चलेंगे और शेड्यूल जो बनाए हम उसको फॉलो करेंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि वो मेडिसिन जो हम पहले से लिख देते हैं और फिर सिचुएशन के मुताबिक हम उसको लाते हैं जब जरूरत होती है। रिटन इन एडवांस, पहले से लिख देते हैं। कैरिड आउट अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, जब स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होती है, जब सिचुएशन आ जाता है तो फिर हम उसको लाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक प्रिंसिपल सेफ्टीज इन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब हम मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करते हैं मेडिसिन को, तो हम इन 7 राइट्स का ख्याल रखेंगे कि राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट डोज होना चाहिए, हम जो डोज दे रहे हैं वो राइट हो, mg में, या अगर वो इन्फ्यूजन है तो वो लीटर में उसके डोज को हम चेक करेंगे। राइट ड्रग, जो ड्रग हम जो पेशेंट को दे रहे हैं वो राइट ड्रग हो। राइट रूट, के वो पेरेंटल है या आईएम है या ओरली है, तो हम इसको चेक करेंगे। राइट टाइम, जो ड्रग हम दे रहे हैं तो वो टाइम उसका है या नहीं, तो टाइम को हम चेक करेंगे। राइट फ्रीक्वेंसी, कि किस फ्रीक्वेंसी में देना है, वो बीडी है, ओडी है या टीडीएस है। राइट डॉक्यूमेंटेशन हम करेंगे कि दूसरे नर्स के लिए इजी रहे, ताकि अगर वो आए और चेक करे तो उसको पता चले कि ये मेडिसिन इस पेशेंट को दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, के हम ड्रग्स किन किन सोर्सेज से लेते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। प्रिमिटिव मेडिसिन, प्रिमिटिव मतलब जो एंशियंट टाइम में जो ड्रग्स यूज होते थे उसको हम प्रिमिटिव मेडिसिन बोलते हैं। ऑब्जर्विंग द रिएक्शन ऑफ सम एनिमल्स, इसमें हम सम जो कुछ एनिमल्स है उसके रिएक्शंस को चेक करते हैं टू ए पार्टिकुलर हर्ब, जो जड़ी बूटियों से जो वो बनाई जाती है ना दवाइयाँ, तो वो हम एनिमल्स पे चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसके रिएक्शन को। थ्रू प्रिमिटिव मेडिसिन क्विनीन वाज ए डिस्कवर्ड फ्रॉम अफ्रीका, जो प्रिमिटिव मेडिसिन है क्विनीन हमारे पास एक ऐसा ड्रग है जो कि ये नेचुरली भी है और सिंथेटिक भी है, जो हम मलेरिया के लिए यूज करते हैं। ये एक प्लांट है, उसके बार्क से हमने इसको जो है आइसोलेट किया है या लिया है अफ्रीका से। यूज फॉर मलेरिया, ये मलेरिया के लिए यूज होता है। एंड लाइम जूस फॉर एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन सी, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड, हमारे पास जब विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाती है तो इससे एक कंडीशन काज होता है जिसको हम स्कर्वी या गम ब्लीडिंग कहते हैं, जो मसूड़ों से खून आता है, तो हम उसके लिए फिर लाइम जूस या जो भी सिट्रस फूड होते हैं जैसा कि ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, लेमन, लाइम जूस, ये यूज करते हैं, तो इससे विटामिन सी की डिफिशियंसी पूरी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट्स, वो ड्रग जो हम प्लांट से लेते हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स, एट्रोपिन हमारे पास एक ड्रग है जो कि हम प्लांट के रूट से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरा है बार्क, बार्क हमारे पास एक क्विनीन जो ड्रग है जो कि हम सिंकोना ट्री के बार्क से इसको लेते हैं। सेप, सेप हमारे पास प्लांट में वो फ्लूइड होती है, उससे भी हम कुछ ड्रग्स को लेते हैं। लीव्स, कुछ ड्रग्स हम प्लांट के लीव्स से लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कोकेन है या डिजिटेलस है, इसको हम प्लांट के लीव से लेते हैं। फ्लावर्स, जो ड्रग है हमारे पास ओपियम, इसको हम पुपी प्लांट जो हमारे पास है उसके फ्लावर से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सीड्स भी है। वर सोर्सेज फॉर ड्रग्स, ये सारे सोर्सेज है जिससे हम ड्रग को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डिजिटेलस, डिजिटेलस हमारे पास वो ड्रग है जो कि हम फॉक्सग्लोव एक प्लांट है उसके
लीव से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये हमारे पास हर्ट कंडीशन में यूज होता है। ओपियम फ्रॉम पूपी प्लांट, पूपी हमारे पास एक फ्लावर प्लांट होता है जिससे हम ओपियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल सोर्सेज, वो ड्रग्स जो हम एनिमल से लेते हैं। गिव अस हार्मोन्स फॉर रिप्लेसमेंट इन टाइम्स ऑफ डिफिशिएंसीज, जब हमारे बॉडी में हार्मोन्स की डिफिशिएंसी आ जाती है तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम जो है हार्मोन कुछ ड्रग्स हम एनिमल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ पिग्स, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी आ जाती है तो हम पिग्स के पेनक्रियाज से या कैटल जो काउस के पेनक्रियाज है उससे हम इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और सिंथेटिक फॉर्म में लाते हैं और उन पेशेंट को लगाते हैं जिसमें इंसुलिन की कमी आ जाती है। लिवर एक्सट्रैक्ट फॉर एनीमिया, जब हमें खून की कमी हो जाती है तो हम कहते हैं कि आप लिवर का है तो खून की कमी वो रिस्टोर हो जाती है। मिनरल्स, कुछ ड्रग्स हमारे पास होते हैं जो कि हम मिनरल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड बेस या साल्ट लाइक पोटाशियम क्लोराइड। पोटाशियम हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि नर्व फंक्शन करता है और जो हमारे पास मसल्स की रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन होती है उसको कंट्रोल करता है। और मेन रोल है पोटाशियम जॉइन है इसका कार्डिक जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है। दूसरा हमारे पास है नेचुरल, जो हमारे पास नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होती है लाइक प्रोटीन जो हमारे बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, जो कोलेजन होते हैं, उसका मुख्तलिफ रोल है हमारे बॉडी में, मेन रोल वो प्ले करते हैं। हैप्पी चांसेस, नेक्स्ट हमारे पास है हैप्पी चांस, मतलब वो ड्रग की डिस्कवरी जिसके लिए हम कोई एफर्ट नहीं करते, बाय प्लान नहीं करते, वो एक्सीडेंटली या स्पॉन्टेनियसली हो जाती है। डिस्कवरी इज बाय चांस नॉट बाय एनी प्री मेडिएटेड इफेक्ट, मतलब उसको हम बाय प्लान नहीं करते, वो खुद ब खुद हो जाती है। प्री मेडिएटेड मतलब जिसके लिए हम कोई प्लान करते हैं या उसको हम इंटेंशनली करते हैं, लेकिन इसको हम ये जो डिस्कवरी हो जाती है ये अनइंटेंशनली हो जाती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी वो भी अनइंटेंशनली हुई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये ऑब्जर्व किया था कि उसका जो बैक्टीरियल कल्चर है वो किसी मोल्ड ने कंटेमिनेट किया है और उधर पेनिसिलिन की जो है डिस्कवरी हुई थी। सिंथेसिस ऑफ ए सब्सटेंसेस, कुछ ड्रग्स हमारे पास होती है जिसको हम सिंथेसिस करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल से। और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्यूनिन है उसको हम सिंथेसाइज करते हैं, बार्क से ले लेते हैं इसको और फिर उसको सिंथेटिक फॉर्म में भी लाते हैं फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट्स इन लेबोरेटरी। जिस तरह मैंने क्यूनिन का एग्जांपल दे दिया है कि इसको हम सिनकोना प्लांट की बार्क से ले लेते हैं और फिर इसको हम लेबोरेटरी में जो है सिंथेसाइज करते हैं, एक सिंथेटिक फॉर्म में लाते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी वो ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है उसकी हम स्टार्ट लेंगे।